नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीजीटी की पोस्ट है, ठीक है, टीजीटी की भी है, हॉस्टल वार्डन की है, इसके अलावा अकाउंटेंट और भी अदर पोस्टेड हैं। तो टोटल जो टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला के जितनी भी पोस्टेज हैं, तो उनके साथ तो उन सबके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सबकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों को भी फॉर्म फिल करना है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़े से बात कर लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन किसमें कितना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी प्रिंसिपल और जो पीजीटी की पोस्ट है उसकी पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था। उसके बाद आपकी जो टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की है उसका नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो प्रिंसिपल की पोस्ट है 303 पोस्ट है, पीजीटी की है 2226, इसका अकाउंटेंट है आपकी 361 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जिसको जेएसए बोलते हैं उसकी है 759 पोस्ट, लैब अटेंडेंट की है 373। तो टोटल ये मिला के आपकी 4062 पोस्ट है, जो टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों को मिला के हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके मेन हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पे स्केल भी दिया गया है कि किसमें कितना पे स्केल दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपकी प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसमें लेवल 12 का पे स्केल दिया जाएगा, और इसके बाद जो आपकी पीजीटी की है उसमें लेवल 8 का आपको पे स्केल दिया जाएगा, अकाउंटेंट में लेवल 6, जेएसए में लेवल 2 का, इसके लैब अटेंडेंट में लेवल 1 का। तो ये आपकी पे स्केल है, इसके हिसाब से आपको वहाँ पे जब पोस्टिंग होती है तो सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। तो आपका पेपर पेन मोड रहेगा, मतलब एक ओएमआर सीट मिलेगी जिसमें आपको जो भी आपका ऑप्शन है 4 में से उसको सही का गोला भरना होगा, ठीक है, जो नॉर्मल पहले पैटर्न हुआ करता था। तो यहाँ पे कोई भी सीबीटी एग्जाम नहीं है, मतलब ऑनलाइन मोड का कोई एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन मोड का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद है जो आपका मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें जैसे पीजीटी में तो रीजनल लैंग्वेज पूछी नहीं गई है, टीजीटी में रीजनल लैंग्वेज पूछी गई है, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन में पूछी गई है। तो रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के बाकी आपकी बायलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आएगा, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें आपके 130 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है वो 20 नंबर का होगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पूछी जाएगी, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगी, जो कितने की होगी 10 नंबर की दोनों होगी, मतलब टोटल आपकी 20 नंबर की लैंग्वेज वाला पार्ट होगा। इसके बाद जैसे प्रिंसिपल का पोस्ट है तो उसमें एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल में कैसे क्या सिस्टम है, कैसे आप लोग वर्क करेंगे, सारा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उन सब के बारे में ये डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। वो कितने का आएगा 50 नंबर का, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, अब मतलब जो भी बजटरी पोर्शन होता है उसका आप लोग कैसे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं। प्रिंसिपल जो होता है मेन होगा तो उसको सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। इसके बाद एक 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो जितने भी आपके 5 पार्ट दिए गए 3 घंटे में आपको 5 पार्ट करने होंगे, ठीक है। टोटल आपका 150 नंबर का हो गया प्रिंसिपल की पोस्ट का। इसके बाद हम लोग पीजीटी का देखते हैं। तो ये भी 130 नंबर का होगा, इसमें भी 20 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी। इसका भी सिलेबस लगभग कुछ पार्ट सेम है। जैसे पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है, इसका रीजनिंग आपकी आएगी, आईसीटी आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है, तो वो आपका पूछा जाएगा 70 नंबर का, ठीक है। इसके बाद है आपको एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी और केस स्टडी। तो इन सबसे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, कितने की 5 नंबर की, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और आपकी एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो भी आपकी 5 नंबर की आएगी। टोटल आपका जो पार्ट 5th है वो 80 नंबर का होगा, ठीक है। ये हो गया
अब इसके जो इतने आपके पार्ट हैं 1 से लेके 5 तक, उनके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन जो आपका 6th पार्ट है, मतलब छठा पार्ट है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके नंबर नहीं ऐड होंगे, लेकिन उसको क्वालिफाई करना आपको बहुत कंपलसरी है। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश और हिंदी आपकी आएगी 10-10 नंबर की, मतलब 20 नंबर का आएगा, जिसमें दिस क्वालिफाइंग नेचर, जो ये वाला पार्ट है आपका क्वालिफाइंग नेचर को होगा 40%। मतलब आपको जैसे जनरल हिंदी 10 नंबर की है तो उसका 40% नंबर लाने हैं, और जो जनरल इंग्लिश है उसके में 40, मतलब टोटल ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 40% मार्क्स कंपलसरी है लाना। अदरवाइज आपके जो ऊपर वाले पोर्शन है, आपने कितना भी अच्छा किया है तो वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपकी पीजीटी की और प्रिंसिपल की हम लोगों ने बात कर ली है। इसके बाद है ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो इसका भी इसी प्रकार से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग नहीं है, वो उसके भी नंबर आपके ऐड होंगे। जैसे रीजनिंग है आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज है आपकी 15-15 नंबर की इसमें पूछी जाएगी, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन क्या होते हैं ये आपके, क्योंकि ये असिस्टेंट का है, पूरा ऑफिस का वर्क रहेगा, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें स्टेज 2 भी होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो आपका ये जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट वाला है, इसमें आपका पर्सनल कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, मतलब आपकी टाइपिंग वगैरह का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लैब अटेंडेंट है, इसी प्रकार से इसका भी पूरा दिया गया है। 15 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी, और सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा, ठीक है, जैसे लैब से रिलेटेड ही सब्जेक्ट रहने वाले तो वो 60 नंबर का पूछा। 100 टोटल आपका 120 नंबर का आएगा, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देख सकते हैं कि आपकी जो MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आप 50 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपकी मास्टर डिग्री हो प्लस बीएड हो। ठीक है, आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो प्लस आपका बीएड भी हो, और एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका 12 साल का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके बाद जैसे जो भी रीजनल लैंग्वेज है, मान लो आप लोग गुजरात क्षेत्र में जाते हैं तो आपको गुजराती आती हो, तो मतलब ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो पोर्शन है यहाँ पे ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद पीजीटी में भी इसी प्रकार से आपकी एक तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, और तो यहाँ पे आपकी उम्र कितनी है, 40 साल से आप ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके बाद ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हो गया, क्योंकि ये अलग से पीजीटी कंप्यूटर साइंस यहाँ किस लिए दिया है, क्योंकि इसमें बीएड नहीं मांगते हैं। ठीक है, इसमें बीएड कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अदर जो आपके पीजीटी के सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसमें सारे में ही आपका बीएड भी मांगते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अकाउंटेंट है, इसकी अकाउंटेंट की 30 साल से ज़्यादा उम्र ना हो। इसके अलावा आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो कॉमर्स से। ठीक है, आपकी कॉमर्स मतलब जो बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेएसए, इसकी भी 30 साल से उम्र ज़्यादा ना हो। इसके बाद आपने सीनियर सेकेंडरी 12th का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, और आपको कंप्यूटर टाइपिंग आती है, जैसे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी की टाइपिंग आती है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है जेएसए के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए भी 30 साल से उम्र ज़्यादा ना हो। इसके बाद आपने 10th पास किया हो या फिर आपने 12th पास किया हो। ठीक है, अगर आपने 10th किया है तो आपकी लेबोरेटरी का कोई सर्टिफिकेट या डिग्री हो आपके पास, या डिप्लोमा हो, इसके या फिर आपका 12th हो, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन का पॉइंट हो गया। तो आपकी क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी किस पोस्ट के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं जो SC ST के कैंडिडेट होंगे उनको 5 साल का, इसके बाद OBC के हैं तो 3 साल का। ठीक है, और कोई कैंडिडेट है जो सरकारी जॉब में है लगातार 3 साल से, तो उसको 5 साल का,
इसके जो जम्मू कश्मीर और यूटी के कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पे डेट आपकी दी गई है इससे पहले के, तो मतलब इस डेट के बीच के हों तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके जो महिलाएं हैं, यहाँ पे ये अच्छी पॉइंट है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए पूरा 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर लेकिन केवल अगर वो अप्लाई करती हैं पीजीटी पोस्ट, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग पीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी में भी ये पोर्शन रखा गया है, उसका नोटिफिकेशन बाद में आया था, इसलिए उसको अभी मैं बाद में समझा दूंगी, ठीक है। तो फीमेल के लिए 10 साल का है, लेकिन फीमेल जो है फिर अगर उन्होंने 10 साल वाला अपना क्राइटेरिया लगाया है तो वो लोग फिर और SC ST वाले, मतलब एक ही रिजर्वेशन आपका अप्लाई होगा। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी है इंक्लूडिंग वुमेन, उनके SC ST के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल के हैं तो 10 साल। मतलब ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में एम्प्लॉय हैं तो 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के अलग से नोटिफिकेशन आया था बाद में, इसलिए इसका PDF भी अलग है, ठीक है। तो टीजीटी और हॉस्टल वार्डन, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इनकी कितनी कितनी वैकेंसी है। जो टीजीटी की आपकी है 5660 वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन जो मेल है 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल 334। तो ये टोटल आपकी टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की 6329 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इसमें आपके टीजीटी के सब्जेक्ट है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, सोशल स्टडी, इसके अलावा साइंस। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे 12 रीजनल लैंग्वेज दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें से जिनके भी आप टीचर बनेंगे तो वो आपको लैंग्वेज आना चाहिए, प्लस जो भी उसकी क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल दिया गया है आपकी टीजीटी के लिए, जो टीजीटी की जो पोस्ट है उनको लेवल 7 का पे स्केल मिलेगा। अदर जो टीजीटी है जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, पीईटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं आपके, उनके लेवल 6 का मिलेगा। इसके बाद हॉस्टल वार्डन की आपकी सैलरी है लेवल 5 की, ठीक है। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका उसी प्रकार से रहने वाला है जो पीजीटी का था, पेन और पेपर मोड पे, मतलब आपको OMR सीट मिलेगी, उस पर ही आपको एग्जाम देना है। लैंग्वेज जो आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा वो भी बायलिंगुअल रहेगा आपका, थर्ड लैंग्वेज को छोड़ के, ठीक है। मतलब जो आपकी रीजनल लैंग्वेज वाले टीचर हैं उनको छोड़ के बाकी सारे का आपका बायलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। टीजीटी का क्या है कि 120 नंबर का आएगा, लैंग्वेज आपकी आएगी 30 नंबर की, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। तो टीजीटी का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी, इसके बाद नॉलेज ऑफ ICT आपकी 10 नंबर की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जो पार्ट 5 है उसमें आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा तो आपका सब्जेक्ट आएगा जो 65 नंबर का होगा। इसके अलावा जो एक्सपीरियंसल एक्टिविटी बेस्ड पैरागोगी एंड केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 10 नंबर के। NEP 2020 काफी इंपॉर्टेंट है, सारे टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो आपकी 5 नंबर की आएगी। अब ये वाला जो पार्ट है खेलो इंडिया फिट इंडिया, ये जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर रहने वाले हैं उनके लिए केवल ये वाला पार्ट रहेगा, वो 5 नंबर का। बाकी जो टीजीटी के हैं टीचर, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो टोटल आपका ये होगा, इसका 120 नंबर टोटल हो गए, तो इसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। प्लस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पार्ट जो 6 है आपका, जैसे यहाँ पे जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, तो 3 आपकी है लैंग्वेजेस, तीनों 10-10 नंबर की होने वाली है, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, इसके बाद रीजनल। तो उसमें है आपका कि 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके नंबर नहीं ऐड होंगे, लेकिन अगर ये इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपके जो अदर पार्ट है वो चेक नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ठीक है, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। तो ये आपकी रीजनल लैंग्वेज है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे टीजीटी का, या ठीक है, टीजीटी का फॉर्म फिल करेंगे
तब आपको उसमें ऑप्शन आएगा कि आपका रीजनल लैंग्वेज कौन सा है, तो उसमें जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आप फिल कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसके बाद हॉस्टल वार्डन का हम लोग देख लेते हैं। ये 120 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें आपका 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आपकी आएगी 20 नंबर की, इसका नॉलेज ऑफ आईसीटी आपका आएगा 20 नंबर का, इसका नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों की सेफ्टी के लिए जो भी एक्ट बनाए गए हैं इम्पोर्टेंट, मतलब स्कूल में, कॉलेज में या फिर हॉस्टल्स में, ठीक है, जिसमें आपका पोक्सो एक्ट अलग से इन्होंने दिया है, मतलब उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, तो वो सब आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है आपका वो 30 नंबर का आएगा। इसमें क्या होगा कि आप जैसे हॉस्टल वार्डन बन के जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आपको रखना होगा। एक बच्चे की जिम्मेदारी पूरी आपके ही ऊपर होती है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेंगे, वहाँ तो बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सारी चीज़ें क्या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कैसे आप इन्वेंट्री करेंगे, ठीक है, सारा रिकॉर्ड आप कैसे रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी 30 नंबर में, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपका लैंग्वेज का पार्ट है, जो हिंदी, इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज, और तीनों 10-10 नंबर की, मतलब 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग जैसा कुछ नहीं है, आपका पीजीटी और टीजीटी में क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% आपके होने चाहिए लैंग्वेज में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 30 तो टोटल ये 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिलेबस की, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टीजीटी का है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। या तो आपका ग्रेजुएशन हो, ठीक है, आपने बीएससी ऑनर किया हो और 2 साल में आपके एक एक जैसे ही सब्जेक्ट हो, ये सब कॉम्बिनेशन है। इसके बाद या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएससी किया हो, ठीक है, या आपने नॉर्मल बीए बीएससी जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जो लैंग्वेज वाले टीचर हैं, ठीक है, जैसे हिंदी लैंग्वेज के, तो हिंदी आपका जो है, जो आप ग्रेजुएशन करेंगे उनमें 3 साल में आपकी हिंदी होनी चाहिए। इसी प्रकार से मैथ है, तो ये सब लैंग्वेज के हैं, इसको आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। और प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है सीटेट, जैसे टीजीटी का है आपका, ठीक है, तो आपका सीटेट लेवल 2 वाला जो होता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने कोई भी किया हो, चाहे 4 साल, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, या फिर बीएससी ऑनर है, या फिर आपने नॉर्मल बीएससी ऑनर, मतलब ग्रेजुएशन जो ऑनर होती है, बीए ऑनर, बीएससी ऑनर, इस प्रकार से, ठीक है। तो और आपकी बीएड डिग्री कंपलसरी है, जैसे आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, इसमें आपकी बीएड और बीएससी कंबाइंड है, तो फिर वहाँ पे तो वही चल जाएगी, लेकिन अदर नहीं तो अलग से आपने बीएड करके रखा हुआ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीजीटी के लिए, सीटेट आपका लेवल 2 पास होना चाहिए, ठीक है। इसके म्यूजिक है, आर्ट है, ये आपकी टीजीटी के सारे सब्जेक्ट हैं। हॉस्टल वार्डन की हम लोग बात करेंगे तो 35 साल से ज़्यादा की उम्र ना हो, ठीक है। और इसमें आपका क्या मांगा गया, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हुआ हो, जो 4 साल का होता है, या फिर आपकी बैचलर डिग्री, नॉर्मल बैचलर डिग्री हो, ठीक है, आपने मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ, तो आप लोग हॉस्टल वार्डन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे हम लोगों ने पीजीटी में देखा था एज रिलैक्सेशन, उसी प्रकार से, तो ये आप देख सकते हैं एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है, कंटिन्यू आप 3 साल से गवर्नमेंट जॉब में है तो 5 साल। इसके बाद यूटी और जम्मू कश्मीर जो इस डेट के दौरान लोग आते हैं उनके लिए 5 साल, जो फीमेल है उनके लिए 10 साल, और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 15, 13 और 10 साल, इस प्रकार से। ये सब चीज़ें आपकी थी। हम लोगों ने यहाँ पे बात की पीजीटी की, टीजीटी की, हॉस्टल वार्डन की, लगभग सारे पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप मेन चीज़ याद रखिए कि 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, तो आपको जिसको भी फॉर्म इसमें करना है, किसी भी पोस्ट में, प्रिंसिपल पे, पीजीटी पे, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जो भी आपके जेएसए हैं,
तो आप लोग 18 तारीख से पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपका पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, आपकी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आपके नेगेटिव क्वेश्चन कम हो। इसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया गया है, फीमेल को अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन इसमें मिला हुआ है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग डिटेल में सारी चीज़ चेक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।